जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहे हैं स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि के भेद जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें 3 भेद हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद उसमें हमें आज 4th और 5th ये दोनों भेद अपने कंप्लीट करने हैं। तो टॉपिक है हमारा स्वर संधि के भेद। कितने भेद हैं? 5। इनमें से जो पीछे क्लास हमारी हुई थी उसमें से एक तो दीर्घ संधि, इसकी तमाम कंडीशन हम क्लियर कर चुके हैं। इसके साथ यण संधि ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और तीसरी गुण संधि। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा, तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो है हमारी वृद्धि संधि। थोड़ा लॉजिकली चीजों को आपको सीखना है, समझना है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां से जो बाकी टॉपिक है वो भी इन पर डिपेंड है। और 5वीं जो संधि है वो है हमारी अयादि संधि। तो पहले 3 में से किसी भी दोस्त का कोई भी डाउट किसी भी तरह का अगर हो तो अपना पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत एक अपवाद आपको बताया गया था। और अपवाद का मतलब होता है कोई नियम बना, सब पे अप्लाई होता है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ चीज पर वो नियम अप्लाई नहीं होता, उसको छूट है। और वो है प्रोढ़ और अक्षोणी। प्रोढ़ और अक्षोणी ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारे जिन पर शब्द के बिल्कुल बीचों बीच 2 मात्राएं हैं यहाँ पर, लेकिन ये गुण संधि के उदाहरण हैं, वृद्धि संधि के नहीं। ठीक है। बाकी अगर 2 इस तरीके से मात्राएं आएगी तो वे सारे के सारे इन 2 एग्जाम्पलों को छोड़ के वो सारे एग्जाम्पल हमारे वृद्धि संधि के होंगे। क्लियर? हाँ, कराएंगे। पहले थोड़ा सा जो टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं उनको ले लेते हैं। उसके बाद आपके बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं सारे धीरे धीरे लेंगे। एक ही क्लास में हम सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आगे की आपकी क्लास बढ़ेगी बचे हुए सारे टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर? चलो जी, इसके बाद 4th नंबर आ गया हमारा यहां पर वृद्धि संधि का। क्या है? वृद्धि संधि। और ये जो वृद्धि संधि है जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा ऐ और औ की हो। जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा ऐ और औ की हो वो क्या कहलाते हैं? वृद्धि संधि। जहां 2 स्वर वर्णों के मेल से, जहां 2 स्वर वर्णों के मेल से ऐ और आय बने वो भी क्या कहलाते हैं? वृद्धि संधि। तीसरा प्रोढ़ अक्षोणी प्रोढ़
प्रौढ़ अक्षोणी दंतोष्ठ, प्रौढ़ अक्षोणी दंतोष्ठ, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। मात्रा इनमें भी दो ही है बीचों बीच, लेकिन ये किसके उदाहरण है? गुण संधि की। इसमें भी मात्रा दो, इसमें भी मात्रा दो, इसमें भी। यही कंडीशन मैं यहां बता रहा था आपको। ये क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। अब जैसे यहां शब्द आ गए हमारे एक और एक, मतेक्य, तथैव और सदैव, ये कैसे बने हैं? यहां पर इसका राइट संधि विच्छेद है, एक और एक, इसका राइट संधि विच्छेद है मत और एक के, इसका राइट संधि विच्छेद है तथा और एव, इसका राइट संधि विच्छेद है सदा और एव। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ है और किस प्रकार यहाँ पे वर्णों के मेल के द्वारा ऊपर की कंडीशन अप्लाई हुई? इसमें से ए आया, इसमें से आई, यहां से ए और आई, यहां से आ और आई, यहां से भी आ और आई। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो बने हैं यहां से, ये आए बना, ये भी आए बना, और ये क्या बन गया? आए बना, और ये भी क्या बन गया? आए बन गया। तो जहां आए और आए बने, ये बन गया आए, ये बन गया आए। तो पहली कंडीशन अप्लाई हुई जहां शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा किसकी? आई की। तो ये दो मात्रा कहाँ है? ये रही, ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, और ये किसकी है? इसकी। इसकी मात्रा कितनी होती है? दो होती है। कुछ क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना, चीजों को समझो, ठीक है। नोट्स से आप वहां से फिर रट लोगे बिना लॉजिक के, जैसे अब तक रटते आए हो। तो अभी आपके पास इतना वक्त है कि पहले आप चीजों को लॉजिकली समझो, उसके बाद में जब आपकी लाइव क्लासें नहीं होगी, ये सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा, उस समय आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अभी एक एक शब्द पे यहाँ हम चर्चा करके आपको बता रहे हैं। ये जो पैराग्राफ पे आएंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस वहां नहीं आए, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तनी के रूप में पूछेगा, शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछेगा, ठीक है। इसके साथ इसका सही संधि विच्छेद पूछ लेगा, कौन से दो वर्णों का आपस में मेल हुआ है, दिए गए शब्द में कौन सी संधि है। क्लियर? और इसीलिए इस टॉपिक पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी कई टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक इन पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ही पहली कंडीशन, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा आई की हो, तो इन सब में दो मात्रा आई की थी। जहां दो स्वर वर्णों के, ये दो स्वर वर्ण है, ये वाले, ये भी दो स्वर वर्ण है, ये भी दो स्वर है, ये भी दो स्वर वर्ण से आई बन गए, आई और आए बन गए। तो ये और ये कंडीशन आपकी सारी अप्लाई हो गई। अपवाद क्या था? प्रौढ़ अक्षोणी दंतोष्ठ, इसमें भी दो थी मात्राएं, लेकिन ये गुण संधि के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है? गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, यहां हमने शब्द लिया वनौषधि, महोज, महाऔषधि, जलो। इन सब पर जो मात्रा है वो मात्रा किसकी है? औ की। ये वाली मात्रा, ये दो मात्रा आ गई। और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच दो मात्रा औ की हो, वृद्धि संधि के उदाहरण है।
कैसे करेंगे इनका संधि विच्छेद? वन और औषधि, और यहां पे महा और ओज, और यहां महा और औषधि, और यहां पे जल और ओग। कौन से दो वर्णों का आपस में मेल हुआ है? इधर से ए और औ, यहाँ पे आ और ये वाला औ जिसको आप ओ बोलते हो, तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में औ होता है यहाँ पर। अब इन दोनों को मिलाकर बन क्या रहे हैं? इन दोनों को मिलाने पर जो हमारे वर्ण बन रहे हैं वो है औ। ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, बड़ा हो इसको बोलते हैं, जो औरत में लगते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन ये भी अप्लाई हो गई आपकी, ठीक है। कौन सी कंडीशन? यहां पर जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा औ की हो जी, आगे इसकी मात्रा आगे, किसकी मात्रा? इसकी आगे, ठीक है। तो जहां किन्हीं दो वर्णों को मिलाने पर, दो स्वर वर्णों को मिलाने पर औ की मात्रा बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वृद्धि संधि। तो ये सारे के सारे वृद्धि संधि, लेकिन दो मात्रा इनमें भी है, लेकिन ये गुण संधि, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या हुआ? रेड लाइट अगर आप लोग जंप करोगे तो आपका चालान होगा, आप पे पेनल्टी लगेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन एम्बुलेंस आएगी तो रेड लाइट जंप करके चली जाएगी। वीआईपी मूवमेंट होगा तो वो भी जंप करके चले जाएंगे। कोई आपात स्थिति होगी, रेड लाइट जंप करके जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते। उसी को अपवाद कहते हैं कि कोई नियम सब पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन परिस्थिति है जिसके लिए वो नियम बना ही नहीं, उस पे लागू होता ही नहीं। तो इसीलिए ये सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, और ये वृद्धि संधि का आपका कॉन्सेप्ट आपके सामने। इसके बाद बात करते हैं अयादि संधि। पांचवा जो भेद है हमारा वो है अयादि संधि का। किसका है? अयादि संधि। कहां होगी जी अयादि संधि? पहली कंडीशन, जिस शब्द के आरंभ में आए आए आओ और आव हो। जिस शब्द के आरंभ में आए आए आओ और आव हो, क्या कहलाते हैं? अयादि संधि। शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच ये व वर्ण होंगे तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन, इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होगा। इनसे पहले क्या होगा? स्वर सहित व्यंजन। शब्द तीन वर्णों से मिलकर, शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा खंड करने पर संधि विच्छेद, शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर
तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। कैसे? यहाँ पे हमने एक कंडीशन ए की ली, आए, आओ और आओ। यहाँ क्या है? नयन, चयन, शयन, गयन। नायक, गायक, नायिका, गायिका। पवन, अवन, भवन, श्रवण, पवित्र, धवन, कवक। पावक, पावन, श्रावण, शावक, नाविक, धावक, धाविका, सावन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल अयादी संधि के आपके सामने हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। कंडीशन नंबर 1, जिस शब्द के आरंभ में आए, आए, आओ और आव हो तो वो क्या कहलाते हैं? अयादी संधि। अयादी जो शब्द हैं वो अय और आदि से मिलकर बना है। तो अय मतलब ये वाला, आदि का मतलब आए, आओ और आव। आदि मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरू और आगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आदि का अर्थ होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरू और आगे। और अय ये वाला, यानी कि अय, आए, आओ और आव जिसके आरंभ में, प्रारंभ में लगे हैं वो अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला ए, ये वाला ये, क्या लगा हुआ है? आए। यहाँ पे ये आए, ये क्या लगा हुआ है? आए। यहाँ पे ये ए और ये वे, क्या लगा हुआ है? आओ। यहाँ पे ये आ और ये वाला वे, यहाँ पे क्या है? शब्द के आरंभ में आओ। यानी कि यहाँ शब्द के आरंभ में आए, आए, आओ और आव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण होंगे तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन मतलब पूरा व्यंजन, ठीक है। स्वर सहित व्यंजन किसे कहते हैं? पूरे व्यंजन को कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, शब्द के बिल्कुल बीचों बीच, इसमें यहां यह है पूरा व्यंजन, इसमें भी यह पूरा व्यंजन, इसमें वह पूरा व्यंजन, इसमें वह पूरा व्यंजन। इनकी कोई भी शब्द ले लो, हर शब्द के बीच में तो यह है या वह है, और उससे पहले स्वर सहित व्यंजन है। जैसे यहां संयुक्त व्यंजन आया इसमें, तो इसमें ये तो आधा है लेकिन ये रह तो पूरा है, इसमें ये वाला आधा है लेकिन ये वाला रह पूरा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब यह और वह शब्द के बीच में और उससे पहले आधा व्यंजन हो तो वो यण संधि के उदाहरण होता है। लेकिन जब यह और वह से पहले
स्वर सहित अर्थात पूरा व्यंजन हो, क्योंकि व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक आधा और एक पूरा, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। स्वर रहित व्यंजन यह वैसे पहले आता है तो यण संधि, और स्वर सहित व्यंजन आता है तो वो कहलाती है हमारी दूसरी कंडीशन अयादि संधि की। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता। ये सारे शब्द जितने भी हैं ये सारे तीन वर्णों से मिलके बने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे तीन तीन वर्णों से। कहीं से भी टुकड़े कर लो, कहीं से भी इनको संधि विच्छेद करो, कोई मीनिंग नहीं होगा। क्लियर? तो कवक का अर्थ पानी के अंदर जब काई लग जाती है तो जो काई होती है उसी को कवक कहते हैं। क्लियर? कवक और शैवाल जो तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, झील होते हैं, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। जो हरे हरे हैं वो शैवाल कहलाते हैं और जो काई के रूप में होता है वो कवक कहलाता है। तो कवक का ही देसी नाम काई होता है। क्लियर? आदि का अर्थ होता है जो किसी शब्द के आरंभ में प्रारंभ में हो, जैसे राम शाम आदि। तो राम शाम जैसे और भी। और जब हमें बहुत अधिक प्रयोग करने राम शाम मोहन सोहन, ठीक है, तो जब हम प्रयोग कर लेते हैं इत्यादि। तो इति और आदि से मिलकर इत्यादि शब्द बना है। तो किसी बच्चे का डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। तो इति का मतलब होता है जो अंत में हो, आदि का मतलब प्रारंभ, यानी कि प्रारंभ से अंत तक जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं शब्दों को तो हम इत्यादि का प्रयोग करेंगे, और जब केवल आरंभ वाले स्टार्टिंग वालों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसमें आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। ये अंतर होता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये तीनों की तीनों जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन इस पे अप्लाई हो चुकी है। ठीक है? शब्द के आरंभ में आए आए आओ आओ भी था, शब्द के बीच में यह वह वर्ण थे, इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन था, सारे सब तीन वर्णों से मिलकर बने थे और संधि विच्छेद करने पे कोई अर्थ नहीं था। अब जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पे ये कोई भी मीनिंग नहीं होगा। अब आपको यहां पर इसको करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसमें तो आए आया है, ये आए वाले हैं, इसमें आए हैं शब्द के आरंभ में, इसमें आओ है और इसमें क्या है, आओ है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखिए क्या है। अब यहां इसको देखिए, एक शब्द है हमारे पास भवन। कैसे बना है? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा भो और अन। क्या है? भो और अन। तो अब आप ये कहोगे सर जी आपने ये कैसे कर लिया? चलो जी मान लेते हैं ये इसका संधि विच्छेद नहीं है, और क्या टुकड़े कर सकते हैं हम इसके? एक टुकड़ा हम ये कर सकते हैं इसका, भो और अन। और क्या टुकड़े कर सकते हैं? भे और अन। और क्या टुकड़े कर सकते हैं? भे और अन। वो इस तरीके से आपको दे देगा। अगर यहां वो अक देगा तो अक तो है ही नहीं, यहां तो अन है, ये तो कै की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है इधर तो आपका अन ही रहेगा। अब इन चारों को आप ये देखिए कि ऊपर जो भवन शब्द बना है वो इनमें से किससे बना है। क्लियर? भे और अन प्रयोग कर रहे हैं तो भवन नहीं बना है, बेहन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। भे अन बेहन इससे भी नहीं बना है, भो और अन इससे भी नहीं बना है, भव और अन भवन, तो राइट संधि विच्छेद हो गया आपका ये। तो आखिरकार जो वो चार ऑप्शन आपको देगा उसमें से राइट संधि विच्छेद कैसे पहचानोगे? दोबारा से समझिए। यहां एक शब्द दे दिया नयन, और इसके चार ऑप्शन आपको मिल गए, और इन चार ऑप्शनों में
उसने एक दिया है ने और अन, दूसरा दिया है ने और अन, यहां दिया है नो और अन, और इसमें दे दिया नो और अन। ये ऑप्शन आपको देगा और पूछेगा इसका राइट संधि विच्छेद बताइए। नो और अन नोन बनाना क्या है? नयन, नहीं बना। नो और अन नोन बनाना क्या है? नयन। नई और अन नैन बनाना क्या है? नयन। ने और अन नयन। एक तरीका तो यह था कि इनको दोनों को आपस में जोड़ो और एक साथ उच्चारण करके देखो। अगर आप वही उच्चारण कर रहे हो जो वो पूछ रहा है तो इसका मतलब वही उससे बना है, उसका सही संधि विच्छेद वही होगा। और दूसरा तरीका यह है संधि विच्छेद करने का, जहां शब्द के आरंभ में आय लगा होगा वहां जो मात्रा आएगी वो आई की मात्रा आएगी। जहां आय होगा वहां मात्रा आई की होगी, जहां आओ होगा वहां मात्रा औ की, और जहां शब्द के आरंभ में औ होगा तो वहां मात्रा आएगी आपकी इस वाले औ की। यहां शब्द के आरंभ में आय लगा है तो जहां आय होगा मात्रा किसकी लगाओगे? संधि विच्छेद के दौरान आई की एक मात्रा, इसकी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्रा। अब देखो यहां पे आपने वही तो लगाया है, यहां भो और अन है, यहां क्या है? आओ। यहां ये वाला है और ये वह क्या है? आओ। और जहां शब्द के आरंभ में आओ हो वहां मात्रा किसकी लगती है? वहां मात्रा लगती है औ की। तो आपने यहां भो और अन भवन बना दिया, ये गलत हो गए, ये सही है। यहां शब्द के आरंभ में क्या है? ये है और ये आए, और जहां आए बनता है शब्द के आरंभ में वहां मात्रा किसकी लगाएंगे? आई की। इसकी मात्रा कितनी होती है? एक, ये लगा दिया आपने, इसलिए ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इनका सही संधि विच्छेद करो। ठीक है, एक कंडीशन को और समझ के, ये भवन शब्द था, कैसे बना है देखो। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद हमने क्या किया? भो और अन भवन। ये कैसे मिलके बना है? ये बना है आधा भय से और औ से। ये औ कैसे बना है? ये तो इससे बना है। ये औ कैसे बना है? ए और ऊ से। और इधर क्या हो गया आपका? ये इधर हो गया आपका ए। मैंने यहां से क्या किया? मैंने यहां से ये ऊ ले लिया, इधर से मैंने ए ले लिया, दोनों को मिला के मैंने वह बना लिया। इधर आपका आधा भय और ए बचा। आधा भय और ए मैंने एक साथ लिख लिया इस रूप में, ये वाला आधा भय और है, क्योंकि ऊ तो आपने यहां ले लिया और ए ले गए इस भय के साथ। जब आपने ए को यहां पे लिया तो बच क्या गया आपका? ने मैंने यहां लिख लिया। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहां वर्णों का मेल तो हुआ, लेकिन इन दोनों का अर्थ नहीं था। वर्णों का मेल होने के कारण ये संधि के एग्जाम्पल बने। और अयादि संधि एक ऐसी संधि है जिसमें संधि विच्छेद का तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वर्णों का मेल होने की वजह से वो संधि बनी। यहां भो और अन में कहीं भी वह नहीं था, लेकिन फिर ये वह आया कहां से? ये ऊ और ए को मिला के बना वह। तो जब हमने ये आधा बचा हुआ भय और ये ए यहां ले लिया, अन में से ए निकाल लिया, ये न यहां लिया, ऊ और ए को मिला के वह, इस तरीके से ये शब्द बना है। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये भो जो बना है ये आधा भय और औ से मिलके बना है, ये औ ए और ऊ से मिलके बना है। हम पहले वाले का अंतिम वर्ण लेते हैं, तो पहले वाले का अंतिम वर्ण था ऊ इसमें बहु में, और इसका पहला वर्ण लेते हैं, इसका पहला है ए। ऊ और ए को मिला के वह बनाया, भय और ए मिलके भय बना, ये बच गया आपका ने, ऊ और ए ये बन गया वह। ऐसे शब्द बना है भवन। तो इसका सही संधि विच्छेद ये हुआ, दो वर्णों का मेल ऊ और ए का हुआ। अयादि संधि उदाहरण कहलाया।
ये दोनों स्वर थे, इसलिए अयादि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आ गई। अयादि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आ गई, क्योंकि दो स्वर वर्णों का मेल हुआ है। क्लियर? आगे आओ। इनका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा, एक मात्रा लगेगी ना, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ने और अन, और इसका संधि विच्छेद चे और अन, और इसका संधि विच्छेद से और अन, और इसका संधि विच्छेद गे और अन गयन। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें दो मात्रा लगेगी, क्योंकि इसमें ये है, इसकी मात्रा दो होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ने और अक, और ये गे और अक, और ये ने और इका, और ये गे और इका गायिका। यहाँ पर ये क्या है? इसमें पौ, इसमें आओ है, आओ है तो मात्रा किसकी आएगी? संधि विच्छेद के दौरान आओ की, ये लगा दी हमने आओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा पो और अन, और ये हो जाएगा हो और अन, ये हो जाएगा भो और अन, और ये हो जाएगा स्रो और अन। ये वाला ने, ये बड़ा लॉजिक है, इसमें ध्यान रखना है। ये वाला, ये न होगा संधि विच्छेद में, न का न में परिवर्तन होता है। ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, नियम है ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं हमारे 5, इनकी ये खूबी है, ये परस्पर चेंज हो जाते हैं। मैं न में, न में, तो ये वाला न में परिवर्तित हुआ। ठीक है, सही संधि विच्छेद ये होगा, यहाँ पे न मत लेना। इसके बाद में ये देखो, यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया आपका पो और इत्र पवित्र, और ये धो और अन धवन, और ये को और अक कवक। क्लियर? ये देखो, यहाँ पर पौ और अक, पौ और अन, देखो इसमें न है तो इसमें अन आया, इसमें कै है तो इसमें अक आया। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? ये स्रो और अन, न आएगा, ये वाला न में बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्रो और अक, और यहाँ पे नो और एक नाविक, और यहाँ पे धो और एक धावक। यहाँ अक आएगा, ये क्या आएगा? अक, दो और अक धावक, और यहाँ पे दो और इका धाविका, और यहाँ सो और अन। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? भाई इसमें दो मात्रा इसलिए आई क्योंकि इसमें आओ, जहां आओ होगा मात्रा औ की आएगी। इसमें यहाँ एक मात्रा इसलिए आई क्योंकि यहाँ आओ है, जहां आओ होगा वहां औ आएगा। इसमें यहाँ आए है, ये आ और ये, इसमें आई की मात्रा, इसमें आए है, इसमें एक मात्रा, एक और एक, दो मात्रा। ये सब इनका सही संधि विच्छेद हो गया, अयादि संधि कंप्लीट हो गई। ये आपको ध्यान रखना, मैं के स्थान पे न के स्थान पे न का परिवर्तन किसमें? श्रवण में और श्रावण में, इसमें। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो ये देगा, लेकिन ये सही संधि विच्छेद नहीं होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है। वो स्रो और अण, ये वाला, तो ये गलत इसी की वजह से है, तो यहां न का परिवर्तन होगा। ऐसे ही वो इसका देगा एक संधि विच्छेद, ये वाला स्रो, और वो ऑप्शन में देगा ये गलत है। ये क्या है? ये है गलत, ये आपको ध्यान रखना। और ये गलत किसकी वजह से है? ये इस न की वजह से। तो श्रवण में क्या होगा? सो और न, ये न में परिवर्तित होगा,
और यहाँ पे भी ये क्या है, ये वाला नए में परिवर्तित होगा, ये ध्यान रखना। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, जहां आए आएगा शब्द के आरंभ में, वो तो खुद ही कह रहा है, जिस शब्द के आरंभ में, देखो यहाँ क्या है, जिस शब्द के आरंभ में आए आए, आए आए, आओ हो, तो जहां आए आएगा तो वहां मात्रा किसकी लगेगी, यहाँ देखो वहां आई की लगेगी, आए आएगा तो आई की लगेगी, आओ आएगा औ की लगेगी, और जहां आओ आएगा वहां मात्रा बड़े वाले औ की लगेगी। इतना आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये 3 वर्णों से शब्द मिलके बने हैं, शब्द के बीच में यह और वह हैं, ये तीनों की तीनों कंडीशन आ गई। शब्द के आरंभ में आए आए, आओ और आओ आ गया, शब्द के बीचों बीच यह और वह, शब्द के बीच में यह और वह से पहले स्वर सहित व्यंजन थे, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना था, संधि विच्छेद करने पे कोई अर्थ नहीं था। यहाँ पे जितने भी संधि विच्छेद हैं उनमें से किसी का कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अयादि संधि। स्वर संधि का जो 5वां भेद है अयादि संधि, ये बाद में जोड़ा गया, और बाद में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वर्णों का मेल तो हो रहा था, तो जब वर्णों का मेल था तो संधि तो उसमें माननी पड़ेगी, क्योंकि संधि की डेफिनेशन है 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो जब वर्णों का मेल हुआ, तो वर्णों का मेल कहाँ हुआ, ये रहा ऊ और ए, जब वर्णों का मेल हुआ तो संधि तो माननी पड़ेगी वर्णों के मेल को, लेकिन संधि विच्छेद का मीनिंग नहीं था, इसलिए ऐसी कंडीशन को 5वें भेद के रूप में रख दिया और उसका नाम दे दिया गया अयादि संधि। क्लियर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। दूसरा जो भेद है हमारा वो क्या है, व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि के 5 भेदों में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। व्यंजन संधि कहाँ होगी, जहां 2 निकटवर्ती वर्णों में या तो दोनों व्यंजन हो, निकटवर्ती वर्णों में या तो दोनों व्यंजन हो, या फिर दोनों में से, दोनों में से कोई एक व्यंजन वर्ण हो, तो क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जहां एक व्यंजन के साथ में एक स्वर आ जाए, एक व्यंजन के साथ में एक स्वर आ जाए, या फिर व्यंजन के साथ इधर भी एक व्यंजन हो, इधर भी एक व्यंजन हो और इधर भी एक व्यंजन हो, या फिर क्या हो, इधर एक स्वर हो और इधर एक व्यंजन हो। तो ये सारी कंडीशन क्या होती है, ये सारी कंडीशन होगी हमारी व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने यहां शब्द ले लिया समाचार, समाचार, सम्मान,
वृक्ष छाया, ये कैसे बना है? ये सम और आचार से मिलके बना है। ये सम और मान से मिलके बना है। और ये वृक्ष और छाया से मिलके बना है। कौन से दो वर्ण आए? इधर मैं है, इधर आ है। एक व्यंजन एक स्वर, पहली कंडीशन अप्लाई। जहां दो व्यंजन हो, व्यंजन के साथ में व्यंजन आ गया, दूसरी कंडीशन अप्लाई। जहां किसी स्वर के साथ में व्यंजन आ जाए, तीसरी कंडीशन अप्लाई। एक स्वर है और एक व्यंजन, तो ये सब क्या कहलाए? हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण। तो वृक्ष छाया भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, सम्मान भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, समाचार भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। डेफिनेशन ये रही, दो निकटवर्ती वर्ण, ये दो निकटवर्ती वर्ण है। पहले वाले का लास्ट लेते हैं, बाद वाले का पहला। ठीक है, या तो दोनों व्यंजन हो या फिर दोनों में से कोई एक व्यंजन हो। यहाँ दोनों में से एक व्यंजन ये है, दोनों में से एक व्यंजन ये है, और यहाँ दोनों के दोनों व्यंजन है। तो यानी कि ये दोनों की कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई व्यंजन संधि। तो स्वर संधि में दोनों स्वर वर्णों का मेल होता था, जो हमारे 11 स्वर होते हैं, और यहाँ पे दो वर्णों का जो हम मेल कर रहे हैं, उनमें से एक व्यंजन होना या दोनों के दोनों व्यंजन होना कंपलसरी है। इसके बाद तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हमें ये कह रही है, यहां पर यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण य रे ले वे आए, ये वे रे ले वे आए, या ऊष्म वर्ण से आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ये कंडीशन है। जैसे बहुत सारे नियम बने हैं और आप उन नियमों का पालन करके ही रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार करते हो, ऐसे ये नियम है। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, मैथ में बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसे हिंदी में बहुत सारे नियम काम करते हैं। जैसे शब्द आ गया संयोग, दूसरा शब्द आ गया हमारा संरक्षण। आखिरकार ये शब्द कैसे बने, मुद्दा ये है। संलग्न, और यहां पे शब्द आ गया हमारा संवाद। आपसे पूछेगा इनमें उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग है। दूसरा, इनका सही संधि विच्छेद बताइए। तीसरा, इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ मीनिंग क्या है, इनके पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं। सबका एक ही इलाज है कि आपको संधि आनी चाहिए। सम और योग, सम और रक्षण, ये सम और लगन से बना है, और ये सम और वाद। सबसे पहले ये शब्द बनने से पहले हम समाज में इनको इन रूप में प्रयोग कर रहे थे। हम समाज में इनको
इस रूप में प्रयोग में ला रहे थे। तो यहां पर ये मैं है, मैं के बाद में ये, यहां मैं के बाद में रे, यहां पर मैं के बाद में ले, यहां पर मैं और मैं के बाद में वे, दोनों के दोनों व्यंजन हैं, इसलिए व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और इसमें मैं के बाद में ये आया है, इसमें रे आया है, इसमें ले आया है, इसमें वे आया है। ये रे ले और वे आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं वर्णमाला में, क्योंकि इन ये रे ले वे का जब हम उच्चारण करते हैं पहले वायु शरीर के अंदर जाती है फेफड़ों के द्वारा और फिर फेफड़े वायु को बाहर छोड़ते हैं। तो अंतस्थ का मतलब होता है अंदर। तो जहां फेफड़े पहले वायु को अंदर खींचे और फिर बाहर छोड़े तब हम ये रे ले वे का उच्चारण कर पाते हैं। आप यहाँ पे हाथ रखो, उच्चारण करके देखो, ये रे ले और वे। पहले आपका हाथ थोड़ा अंदर की तरफ को जाएगा क्योंकि फेफड़े वायु खींच रहे हैं इसलिए वो सुकड़ रहे हैं, फिर वो फेफड़े वायु छोड़ते हैं तो वो खुलते हैं, फिर आपका हाथ बाहर आएगा। तो ये चार वर्ण हमारे ये रे ले वे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कंडीशन यही बनी, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण आए तो सम उपसर्ग के बाद आए हैं, या ये कहो कि मैं के बाद ये रे ले वे वर्ण आए, तो इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, इस चिन्ह को हम अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। तो इस वाले का परिवर्तन तब जाके ये बना संयोग, संरक्षण, संलग्न और संवाद। संवाद मतलब बातचीत, आपस में जब दो व्यक्ति बात करते हैं वो संवाद कहलाता है। संलग्न का मतलब किसी के साथ चीजों को अटैच करना, नत्थी करना। संरक्षण का मतलब होता है किसी की बहुत ठीक ढंग से भली भांति देखभाल करना। और संयोग का मतलब होता है अच्छा योग। तो जब श्रेष्ठ योग, अच्छा योग बने वो क्या कहते हैं, उसको संयोग कहते हैं। तो ये शब्द कब बने, जब हमारे पास समाज में सम और योग, सम और रक्षण था और ये नियम था। ये नियम ने ये कंडीशन बना दी कि मैं के बाद में यदि ये रे ले वे में से कोई एक आएगा तो इस वाले मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी जो होगी आपकी वो ये नहीं रहेगी। अब सम और योग ये तो गलत हो गया आपका, शुद्ध वर्तनी होगी आपकी ये वाली। ये सारी शुद्ध वर्तनी है। इनके शाब्दिक अर्थ भी आपको पता चल गया। सम का मतलब अच्छी तरह, भली भांति, ठीक ढंग से, ठीक है। योग का मतलब जोड़, जब ठीक ढंग से किसी का जोड़ हो तो संयोग है, ठीक है। संरक्षण, अच्छी तरह से जिसको रक्षित किया गया हो, देखभाल की गई हो, लगन अटैच किया गया हो। संवाद, अच्छी तरीके से जहां बातचीत को रखा गया तो उचित जो बातचीत होती है वो संवाद कहलाते हैं, और अनुचित बातचीत जी तो सब व्यंजन संधि, दोनों के दोनों व्यंजन हैं तो इसलिए क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण। अब यहां आ जाओ, यदि सम उपसर्ग के बाद में ऊष्म में व्यंजन आए तब क्या होगा, तब भी यही होगा, मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा, सन से संसार, सनहार। कैसे करेंगे, सम और से, सम और सार, जिसका पहले भी सार था अभी भी सार है, उसको क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती तो आज हमारे पास ये सन से संसार और सन से नहीं होता। पहले कंडीशन ये, दूसरी ये। तो यहां पर क्या आ गया, मैं के बाद में से है, यहाँ मैं के बाद में ये वाला से, यहाँ मैं और मैं के बाद में आ गया आपका है। तो ये जो कंडीशन है वो यही तो कह रहा है। यदि मैं के बाद में देखो यहाँ क्या है, तथा ऊष्म वर्ण से आए, किसके बाद, सम उपसर्ग के बाद ऊष्म वर्ण से और से आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। तो ये आगे यहाँ मैं के बाद में से, मैं के बाद में ये से, इसको हम तालव्य से कहते हैं, इसको दंतव्य से कहते हैं, इसको सलजम वाला से कहते हैं, इसको सपेरे वाला से है। तो इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में दोनों के दोनों व्यंजन है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि।
क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाए आपके, ठीक, व्यंजन संधि की तमाम कंडीशन, जिसमें आपको शब्द बनाने सिखा रहे हैं, किस तरीके से ये बने, कौन सा उपसर्ग है संशय, संसार और संहार में, तो सम उपसर्ग है, ये आपका हो गई। शुद्धवर्तनी संशय, संसार, संहार है। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों वर्णों का मेल हुआ है, इसलिए क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण। क्लियर? कितनी कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन हो गई। ये तीसरी कंडीशन ये थी, 2 कंडीशन आपको पहले बताई, बाकी 4th कंडीशन जो है वो बताएंगे कल वाली क्लास में। इसका कोई एग्जाम्पल बनता नहीं है, ठीक है। सम उपसर्ग के साथ में इसका एग्जाम्पल बनता नहीं, इसलिए नहीं लिया गया। और इसी तरीके से ये अनेक एग्जाम्पलों में अनेक बार पूछे गए। कल बताएंगे आपको व्यंजन संधि की 4th कंडीशन, और उसके बाद तो 10 कंडीशन व्यंजन संधि की है, फिर आपको विसर्ग संधि पढ़ेंगे। मुद्दा ये है कि आप लाइफ में किसी चीज से फ्री होना चाहते हो या केवल सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहते हो। सूचनाएं बहुत तरह की है समाज में, आप यूट्यूब को खोल के बैठ जाओ और सुबह से लेकर शाम तक आप करना, लगातार 3-4 महीने या 3-4 साल भी आप लगातार कर सकते हो, बहुत सारी सूचनाएं मिलेगी। अब उसमें से कौन सी सूचना आपके सिलेबस से संबंधित है, कौन सी सूचना आउट ऑफ सिलेबस है, वो तय आपको करना है। मेरा काम है यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको कवर कराना, ताकि जो भी पेपर में आपके आए वो यहाँ बोर्ड पे जो भी हमने लिख दिया उसमें से आए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको विद्वान नहीं बनना है, यहाँ पे आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, और वो सरकारी नौकरी तब मिलेगी जब आप उस माइंड सेट के साथ पढ़ोगे जिस तरीके से आपको वहां अचीवमेंट हासिल करना है। और वो ये है कि यही हिंदी है जिसको हम अपने लाइफ में 15 से 20 बार पढ़ चुके हैं, 15 अलग अलग टीचरों से पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी दोबारा से फिर हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या तर्क थे, क्या लॉजिक थे, क्या इसका सीक्वेंस था कि हमें 15 टीचरों से 20 बार हिंदी पढ़नी पड़ गई। आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भाग रहे हैं, विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बनना एक सरकारी शिक्षक या सरकारी जो है आपको सब इंस्पेक्टर या कोई भी नौकरी जो भी आप ले सकते हो हिंदी के दम पे, तो वो आपको हासिल करनी है। तो मुद्दा ये है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो वहां कुछ न कुछ रोज नई चीज सीखने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब चीजें चल रही होती है तो आपके दिमाग में बहुत सारा इधर उधर का फतूर है, वो भी साथ के साथ जो है आने लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्रीवियस नॉलेज जो होती है, पूर्व ज्ञान, वो नए ज्ञान को सीखने में सहायक हो। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो प्रीवियस नॉलेज ही उनकी जो बिना सीक्वेंस के, बिना लॉजिक के होती है, वही एक बड़ा बैरियर खड़ा करती है, बाधक का काम करती है। जब छोटे बच्चों की बात होती है, उनके पास ज्यादा चीजें होती ही नहीं है, तो इसलिए उनकी प्रीवियस नॉलेज, नया जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने में सहायक होती है, और आपकी प्रीवियस नॉलेज बाधक होती है। इसलिए कोशिश ये करो कि जब क्लास चल रही हो तो केवल टीचर की बात सुनो, क्योंकि आप तमाम उन टीचरों से पढ़ चुके हो, पहले भी, अभी भी, आगे भी पढ़ोगे, अभी भी पढ़ रहे हैं, जो अपने लाइफ में 6-6, 7-7 बार सिलेक्शन ले चुके हैं, जिसके सपने आपने पाले हैं, उस फील्ड में उनकी 12-12, 8-8 साल की नौकरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हर टीचर के पास कुछ न कुछ नया है, और वो नई चीज लॉजिकली सीक्वेंस में अगर आपने सीख ली तो आप उस टीचर से एक बड़ी हस्ती बन सकते हो। लेकिन रीजन क्या है, आपका माइंडसेट ये है कि मैं कहाँ इसमें कमी खोजूं। वो तो आपकी आदत है, आपको कितने भी अच्छे पड़ोसी मिल जाए, कितने अच्छे दोस्त मिल जाए, कितने भी अच्छे भाई बहन मिल जाए, क्योंकि आज तो भाई बहन और टीचर की तो बात बाद में आती है, लोगों ने माँ बाप में कमी खोजना शुरू कर दिया है। तो वो क्या है, एक समाज से प्रभावित होके एक माइंड सेट हमारा, ठीक है, तो जिसके हम जाल में फंस चुके हैं, और हम खुद का इवेल्युएशन ना करके दूसरे का इवेल्युएशन हम सेकंडों में, चुटकियों में कर देते हैं। तो इसलिए उन सब चीजों से बचना है, क्योंकि ये ज्ञान अथाह है, समुद्र है, और इसमें जितना आप समय दोगे उतना ही कम है। लेकिन अगर अच्छा माइंड सेट आपका रहा तो आप कम समय में भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं,
एक स्टूडेंट वो हैं जो लगभग 21 से 25 साल की एज में अपने आप को प्रॉपर तैयार करके टीचरों को समर्पित करके कम से कम 2-2, 3-3 सिलेक्शन ले रहा है। और एक स्टूडेंट है ऐसा है कि 5 साल पहले भी पढ़ाई कर रहा था, अभी भी है और आगे 5 साल और पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसको विद्वान बनना है, लेखक बनना है, साहित्यकार बनना है, उसको सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहा है कि हाँ मेरी उम्र हो चुकी है, लोगों मेरे साइड के भी भर्ती हो चुके हैं लोग, ठीक है, इसलिए मुझे भी भर्ती होना है, फार्म भरना है। तो दूसरी कैटेगरी वो होती है। तीसरी कैटेगरी ये है कि उसको टीचर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, घर वाले जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, उसकी औकात ही नहीं है, उसमें है ही नहीं वो आईक्यू लेवल कि जो रोज नई नई चीज सीख ले। तो वो क्या करेगा, वो अपने माइंड सेट जो उसने किया हुआ है, उसका जो लेवल है चीजों को देखने का, परखने का, अचीव करने का, वो सिर्फ उसी दायरे में रहेगा। उसको बोलते हैं कुएं का मेंढक, उसको बोलेंगे संस्कृत में कूप मुंडक। ठीक है, तो कुएं का मेंढक की जो दुनिया होती है उसका दायरा केवल इतना होता है और वो कभी भी उस दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहेगा। लेकिन उसी कुएं के मेंढक को जब तालाब में डाल देते हैं तो उसको पता चलता है दुनिया तो कुएं से बड़ी थी, और तालाब से उठा के जब और उसको नदी में डाला गया तब उसको पता चला दुनिया तो और इससे भी बड़ी है। और जब नदी से उठा के उसको समुद्र में डाल दिया गया तब उसको पता चला, उसका जीवन पूरा व्यतीत हो चुका था, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, कि इस दुनिया को नहीं घूमा जा सकता है। इसलिए इस ज्ञान को आप 100% अचीव नहीं कर सकते हो। तो मुद्दा ये है कि टारगेट क्या आपका, और जो टारगेट है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में ये है कि नहीं है, उस सिलेबस में ये पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जो चीज आपको पढ़ाई गई आपको समझ में आई या नहीं आई, यहां से बनने वाले पर्सन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी कितनी जो कंडीशन थी उससे पूछे गए जो पर्सन है आज के बाद आपके वो सही होंगे कि गलत होंगे। मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो आपको कंडीशन बताई गई वो कंडीशन लॉजिकली आपकी समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन आप तो विद्वान बन रहे थे, किसी को कुछ पढ़ना था, किसी को कुछ पढ़ना था, कोई कह रहा था मेरा उच्चारण दोष सही नहीं है, मुझे क्या जरूरत है उच्चारण दोष सही करने की, मैं पहले प्राइमरी टीचर था, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, अब किसी आयोग का मेंबर बन जाऊंगा 2-4 साल के बाद, नहीं हुआ तो प्रिंसिपल तो है ही, तो मुझे उच्चारण दोष सही करने की जरूरत क्या है। मेरा तो पे स्केल बढ़ रहा है हर 2 साल में, 2.5 साल में, तो इसीलिए मुझे चलने दो अपने तरीके से। हाँ, आपको हो सकता है अनुवादक बनना हो, ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना हो सकता है आपको किसी मंत्री संतरी का या फॉरेन कंट्री में जाके, ठीक है, आपको उसका ट्रांसलेशन करना हो, तो अगर आप उस चीज के लिए आए तो आपका जो है बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि वहां आप पब्लिक के बीच में हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है। से जो मोहम्मद शमी है, जो अच्छा बॉलर है क्रिकेट में, जिसने 7 विकेट लेके भारत को फाइनल में पहुंचाया, मुद्दा ये नहीं है कि उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, वो खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी है तो उसको अच्छा खेल आता है कि नहीं आता, मुद्दा ये है। उसको उर्दू आती है, अरबी आती है, वो उसको इंग्लिश आती है नहीं आती है, वो नहीं है, वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी, वो एक बॉलर है और उसको अच्छी बॉल फेंकनी आती है, विकेट लेने आते हैं कि नहीं आते, मुद्दा ये। टीचर का मुद्दा ये है कि जो चीज यहाँ पे थी वो 100% बच्चों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, मुद्दा ये है। मुद्दा ये कि टीचर ने जो पढ़ाया वो पेपर में आया कि नहीं आया। मुद्दा ये है कि जो आज तक बच्चे इसको पढ़ रहे थे और वो लाइफ में पहली बार संधि के कॉन्सेप्ट को, खासकर अयादी संधि को, इतने सरल ढंग में समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मुद्दा ये है। टीचर का काम क्या होता है, 3 काम होते हैं। एक तो जो पढ़ा रहा है वो पेपर में आए, दूसरा वो टाइम से पहले अपने सिलेबस को पूरा करे, और तीसरा मुद्दा ये है कि जो भी वो पढ़ा रहा है वो 100% बच्चे तक पहुंचे। अब 100% बच्चों तक पहुंचेगा, लेकिन वो सारे बच्चों तक पहुंच जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं तक पहुंचेगा जिनको सरकारी नौकरी लेनी है, और जिनको बनना है विद्वान, लेखक, साहित्यकार, उन तक पहुंचेगा ही नहीं। उनको पहुंचेगा 2024 में, फिर 25 में, फिर 26 में। तो आपको ये तय करना है कि आप तैयारी 2024 की कर रहे हो या 2026 की कर रहे हो। तो इसलिए जब भी किसी टीचर से पढ़ने की कोशिश करो, यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी, तो आप अपने लक्ष्य को केंद्रित रखें।
दाएं बाएं की चीज में ना जाए। दुनिया सुबह जगती है 7 बजे, रात के 12 बजे तक मैं देखता हूँ लोग यूट्यूब पर क्लास लेते रहते हैं। बहुत सारे उनके कमेंट भी देखता हूँ, उससे अंदाजा लग जाता है मुझे कि कितने बच्चों का आने वाले समय में सिलेक्शन होने वाला है और कितनों का नहीं है। क्योंकि ये जो उम्र है ना, ये अपने आप में एक ताव की उम्र है। इसमें हर कोई तुर्रम खां है, 30 मार का है, थोड़ा सा ज्ञान लेता है, फुदकने लगता है। उसको पता ही नहीं होता कि तेरी दुनिया अभी एक सर्कल में है और वो सर्कल अभी आपका छोटा है। तो इसलिए धीरे धीरे रोज नई चीज सीखते रहो, लेकिन अपने सिलेबस पर केंद्रित रह के। सभी दोस्तों को नमस्कार।